प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार जैन MPS प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चारों व्याकरण प्रकरण, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय व रस प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण संकेत बिंदुओं की बात करने वाले हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो निश्चित रूप से आपके विकल्पात्मक प्रश्नों में जो MCQ आने वाले हैं व्याकरण के आधार से, उनमें आपकी हेल्प करेंगे। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक सुनते हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप सभी को लाभ देने वाला, फ़ायदा पहुंचाने वाला होगा। तो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम रचना के आधार पर वाक्य भेद। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 4 प्रकरण और चारों प्रकरण 16 अंक के हैं। एक प्रकरण 4 अंक का, 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे एक प्रकरण के आधार से, और कोई 4 करने होंगे। सही उत्तर पर टिक करके सही उत्तर का चयन करके उसे उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। बड़ी तैयारी की आवश्यकता है, बड़े समर्पण की आवश्यकता है। यहाँ चारों प्रकरणों में बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आप केवल ऊपरी ज्ञान करके चले जाएं और सोचें आपके 16 अंक आ जाएं, नहीं। आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तैयारी करनी होगी, अपने आप को यहाँ जोड़ना होगा। मेरे द्वारा चारों प्रकरणों के आधार से पूर्व में 4 वीडियो 25 से 30 मिनट वाले और चारों पर PDF विशेष नोट्स आपको दिए गए हैं। उन्हें पढ़िए, उनकी सर्वप्रथम तैयारी करिए, व्याकरण बुक से तैयारी करिए। उसके बाद सार रूप में इस वीडियो को सुनिए। यह सारांश है, चारों प्रकरणों का सारांश है। और यदि आप इसे अंत में सुन लेंगे तो आपके कई विकल्पात्मक प्रश्नों का समाधान, कई विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में समाहित हैं। लेकिन आवश्यकता है इसे बड़े मनोयोग पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक सुनने की। याद रखिए। तो चलिए सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, यह माइंड मैपिंग चार्ट विद्यार्थियों, यह माइंड मैपिंग चार्ट आप सभी को पूर्व में मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है। आप सभी इसे अपने स्तर पर देखिए, जानिए, समझिए। हम संकेत बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। संकेत महत्वपूर्ण चार्ट है यह। आप यदि इसे ध्यान से 30-35 मिनट बैठ कर के देखेंगे, समझेंगे, तो आपका कम समय में बहुत कुछ आपको यहाँ से प्राप्त होगा। देखिए आगे। संकेत बिंदु, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो एक व्यवस्थित अर्थ दे, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग माने गए हैं, उद्देश्य व विधेय। याद रखिए, वाक्य के 2 अंग माने गए हैं, उद्देश्य व विधेय। रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य व मिश्र वाक्य। याद रखिए 3 भेद हैं, 3 भेद रचना के आधार पर। सरल वाक्य को साधारण व सामान्य वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए विद्यार्थियों, सरल वाक्य को साधारण व सामान्य वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। याद रखिए, जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। याद रखिए, जिसमें एक कर्ता व एक क्रिया हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। दोनों बातें याद रखिए। जिसमें एक कर्ता व एक क्रिया, वह सरल वाक्य, अथवा जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय, वह भी सरल वाक्य।
जहाँ स्वतंत्र अर्थ रखने वाले वाक्य, दो वाक्य विभिन्न प्रकार के समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। याद रखिए, दो स्वतंत्र वाक्य और उसमें और, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, तथा इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय लग जाएं। जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। याद रखिए, वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, वह गृह कार्य करके विद्यालय गया, ये दोनों वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। याद रखिए, ये दोनों वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। याद रखिए, और, एवं, व, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, पर, लेकिन, अतः, इसलिए, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। याद रखिए, ये और, एवं, व, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, पर, लेकिन, अतः, इसलिए, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। माइंड में सेट कर लीजिए। उपवाक्य के दो भेद हैं, प्रधान उपवाक्य व आश्रित उपवाक्य। याद रखिए, उपवाक्य के दो भेद माने गए हैं, प्रधान उपवाक्य व आश्रित उपवाक्य। आश्रित अर्थात उस पर निर्भर। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। राम ने कहा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा। राम ने कहा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा, यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। राम ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है, वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा, यह आश्रित संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। याद रखिए, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उन्हें सफलता मिलती है, यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। कैसे? जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, यह विशेषण उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, उन्हें सफलता मिलती है, यह मुख्य उपवाक्य है। याद रखिए, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य के अंतर्गत संपूर्ण मिश्र वाक्य है, लेकिन जब धर्म की हानि होती है, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तब भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, यह प्रधान उपवाक्य है। याद रखिए, राम पढ़ाई कर रहा है और सोहन खेल रहा है, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। याद रखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य के चार भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य के चार भेद, तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। याद रखिए, तीन प्रकार के उपवाक्य याद रहेगा विद्यार्थियों, तीन प्रकार के उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। और क्रिया विशेषण उपवाक्य के कितने? चार भेद हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य के चार भेद याद रहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए आगे, यह मैंने आपको कई प्रकार के प्रयोग, सर्वप्रथम आप ऊपर जो वाक्य देख रहे हैं, यह सब मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। उसके बाद यहाँ उसने समाचार पत्र पढ़ा और विद्यालय गया, यहाँ से लेकर के मजदूर काम बहुत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनताना नहीं मिलता, ये चार वाक्य संयुक्त के हैं और अंतिम चार वाक्य सरल के हैं। ऊपर के ब्लैक अक्षरों वाले सभी वाक्य किसके हैं? मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। याद रखिए, आगे के चार वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं और अंतिम चार वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। याद रखिए, इन्हें देखिए, तैयारी करिए अच्छे से। आगे वाच्य प्रकरण चिल्ड्रन, कौन सा वाच्य प्रकरण है? देखिए, ये माइंड मैपिंग चार्ट जो आपको पूर्व में भेजा गया है, आप इसे ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। देखिए, संकेत बिंदुओं पर बात करते हैं।
कर्तृवाच्य कर्ता पद की प्रधानता, याद रखिए। कर्मवाच्य कर्म पद की प्रधानता। भाववाच्य क्रिया के भाव की प्रधानता। कर्ता पद की प्रधानता होने के कारण कर्तृवाच्य, कर्म पद की प्रधानता होने के कारण कर्मवाच्य, क्रिया के भाव की प्रधानता होने के कारण भाववाच्य। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक यहाँ कर्ता पद की प्रधानता है। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहाँ पुस्तक कर्म पद की प्रधानता है। उससे चला नहीं जाता, यहाँ पर चला नहीं जाता केवल क्रिया के भाव की ही प्रधानता है, याद रखिए। देखिए महत्वपूर्ण कुछ संकेत बिंदु। वाच्य शब्द का अर्थ कहने का विषय या बोलने का विषय, याद रखिए। वाच्य की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले कि उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या क्रिया का भाव ही मुख्य है, उसी का नाम वाच्य है, याद रखिए। वाच्य के भेद 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 भेद। कर्ता पद की प्रधानता वाला कर्तृवाच्य, कर्म पद की प्रधानता वाला कर्मवाच्य, क्रिया के भाव की प्रधानता वाला भाववाच्य। अकर्तृवाच्य के 2 भेद, अकर्तृवाच्य के कर्मवाच्य, भाववाच्य। यदि हम कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य की दृष्टि से भेद करेंगे तो 2, जिसमें अकर्तृवाच्य के फिर 2 भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखिए। केवल सकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाच्य, केवल सकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाच्य कर्मवाच्य, सकर्मक अकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाच्य कर्तृवाच्य, याद रखिए। याद रखिए विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण। क्रिया के भाव की प्रधानता वाला वाच्य, क्रिया के भाव की प्रधानता जिसमें रहती है, भाववाच्य। प्रायः अशक्यता का अर्थ इस वाच्य द्वारा बताया जाता है, भाववाच्य द्वारा, याद रखिए। कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग इन 2 वाच्यों में होता है, किन कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन इसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग वचन इसके अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में कर्ता पद के साथ कारक चिन्ह होने पर क्रिया इसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार, याद रखिए। भाववाच्य की क्रिया इस लिंग वचन व पुरुष की होगी, भाववाच्य की क्रिया इस लिंग वचन चिल्ड्रन, भाववाच्य की क्रिया इस लिंग वचन पुरुष की होगी। कौन सी? एक वचन की होगी, पुल्लिंग की होगी, पुल्लिंग एक वचन, और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जिसे कहते हैं, पुल्लिंग एक वचन व प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की होगी, याद रखिए। उसके द्वारा गाना गाया गया, यहाँ वाच्यगत भेद है कर्मवाच्य, यहाँ पर गाना कर्म पद है। दादी से अब चला नहीं जाता, यहाँ वाच्यगत भेद है भाववाच्य, याद रखिए। रसज्ञ पाठ याद कर रहा है, यह वाच्यगत भेद है यहाँ कर्तृवाच्य, याद रखिए। आगे चलते हैं। पद परिचय। विद्यार्थियों, पद परिचय प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी साधना, बड़ी तैयारी की आवश्यकता है। यह व्यापक माइंड मैपिंग चार्ट मेरे द्वारा आप सभी को प्रेषित किया जा चुका है। आप सभी अपने स्तर पर इसे देखें, समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेत बिंदु। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं, सेट कर लीजिए माइंड में। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विविध पदों का व्याकरणिक कोटियों के आधार पर पद परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। शब्दों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया आते हैं, याद रखिए। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया आते हैं, याद रखिए। अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। निपात, ही, भी, तो, तक, मात्र, भी, निपात भी अव्यय या अविकारी पदों में आते हैं, याद रखिए। ही, भी, तो, तक, मात्र ये निपात कहलाते हैं। निपात का अर्थ है
कि जो वाक्य के मध्य में दृढ़ता पूर्वक आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उस वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन इसमें मैंने भी जोड़ दिया, मैं भी दिल्ली जाऊंगा, तो अर्थ में दृढ़ता आ गई। यह पुस्तक मैंने लिखी, लेकिन मैंने यहाँ पर ही लगा दिया, यह पुस्तक मैंने ही लिखी, तो इस अर्थ में वाक्य के दृढ़ता आ गई। याद रखिए, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण के 4 भेद हैं। याद रखिए, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक व सार्वनामिक विशेषण। याद रहेंगे सभी को, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक व सार्वनामिक विशेषण। क्रिया का विभाजन कर्म के आधार पर व रचना के आधार पर किया गया है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कर्म के आधार पर सकर्मक व अकर्मक क्रिया के 2 भेद माने गए हैं। याद रखिए, रचना के आधार पर क्रिया के पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, सहायक, मुख व नाम धातु इत्यादि भेद माने गए हैं। याद रखिए, स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम के वाचक पद हैं। याद रखिए, यह, वह, ये वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के वाचक पद हैं। प्रथम, इसमें यह वह एक वचन, ये वे बहुवचन। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। आगे आगे आगे, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखिए, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के वाचक पद हैं। तू, तेरा एक वचन, तुम, तुम्हारा बहुवचन। मैं, मेरा, हम, हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के वाचक पद हैं। मैं, मेरा एक वचन, हम, हमारा बहुवचन। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के वाचक पद हैं। और, एवं, व, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि पद समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए, अब, अभी, कल, आज, शाम, जब, प्रातः, ये सभी पद कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे, पीछे, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ये सभी पद स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए, अचानक, अचानक, धीरे धीरे, मत, हाँ, नहीं, ना, प्रायः, अवश्य, ठीक, ये सभी पद रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए, रिपीट कर रहा हूं, अचानक, धीरे धीरे, मत, हाँ, नहीं, ना, प्रायः, अवश्य, ठीक, ये सभी पद रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए, इतना, उतना, कम, अधिक, बहुत, तनिक, ज़्यादा, ये सभी पद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए, के बाहर, के नीचे, के बदले, के समान, के सामने, ये सभी पद संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए, सठियाना, लठियाना, हथियाना, लंगड़ाना, अपनाना, ये सभी पद नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, उठना, बैठना, भागना, नहाना, दौड़ना, सोना, रोना, हंसना अकर्मक क्रिया के रूप हैं। अकर्मक क्रिया के रूप हैं। याद रखिए, 2 किलो, 2 मीटर, 4 लीटर, 4 किलोमीटर, ये सभी पद निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। ओके, इस प्रकार से हमने पद परिचय की बात की। पद परिचय की हम 3 प्रकरणों की बात कर चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य व पद परिचय, ये सभी संकेत बिंदु विद्यार्थियों आपके विकल्पात्मक प्रश्नों की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगी। याद रखिए, इसलिए ध्यान से सुनिए एक एक बिंदु को। आगे अंतिम टॉपिक है, अंतिम टॉपिक, अंतिम व्याकरण प्रकरण रस का।
बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जो माइंड मैपिंग चार्ट है यह आपको पूर्व में मेरे द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। इसमें सारा रहस्य, इसमें सारा निचोड़, इस माइंड मैपिंग चार्ट में सारा सार है। जो केवल इसको देख ले 30-40 मिनट अच्छे से, उसके 2 से 3 नंबर की तैयारी, क्योंकि एक प्रश्न कुछ काव्य पंक्तियां आएंगी और रस की पहचान करनी होगी, लेकिन 2 से 3 प्रश्न उस विद्यार्थी के इस माइंड मैपिंग चार्ट के आधार पर कवर हो सकते हैं। 2 तो हो ही सकते हैं 100%। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, जिसमें ये रस की जो तालिका, रस के भेद और उनके स्थायी भाव, इस प्रकार से क्वेश्चन, रस का नाम आएगा कि इसका स्थायी भाव क्या है, या स्थायी भाव आएगा कि इस स्थायी भाव द्वारा किस रस की पुष्टि होती है। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए पूरा माइंड मैपिंग चार्ट आप अपने स्तर पर देखना विद्यार्थियों। श्रृंगार रस, इसका रति स्थायी भाव है। हास्य रस, हंसी स्थायी भाव है। करुण रस, शोक स्थायी भाव है। वीर रस, उत्साह स्थायी भाव है। रौद्र रस, इसका क्रोध स्थायी भाव है। विभत्स रस, इसका जुगुप्सा या ग्लानि स्थायी भाव है। अद्भुत रस, इसका विस्मय, आश्चर्य स्थायी भाव है। भयानक रस, भय स्थायी भाव है। शांत रस, निर्वेद, शम स्थायी भाव है। वात्सल रस, बत्सल या संतान विषयक, संतान के प्रति जो रति है, प्रेम है, संतान विषयक रति। भक्ति रस, इष्ट देव विषयक रति या श्रद्धा। याद रखिए, और उल्टे भी पूछे जा सकते हैं कि रति नामक स्थायी भाव किस रस की पुष्टि करता है, तो आप क्या कहेंगे? श्रृंगार रस की पुष्टि करता है। याद रहेगा। हंसी नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? हास्य रस की। शोक नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? करुण रस की। उत्साह नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? वीर रस की। क्रोध नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? रौद्र रस की। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? बीभत्स रस की। विस्मय नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? अद्भुत रस की। भय नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? भयानक रस की। निर्वेद नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? शांत रस की। निर्वेद, शम, याद रखिए दोनों को। वत्सल नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? वात्सल रस की। इष्ट देव विषयक रति नामक स्थायी भाव किसकी पुष्टि करता है? भक्ति रस की। याद रखिए, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर आया था 1 अंक का क्वेश्चन, याद रखिए। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, पूछा जा सकता है। याद रखिए, रसों की चर्चा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में की है, प्रथम शताब्दी। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, महत्वपूर्ण चार्ट है विद्यार्थियों। आस्वाद्यते इति रसा, अर्थात जो आस्वादित किया जाए अथवा जिसका आनंद लिया जाए वह रस है। रसो वही साहा, अर्थात वह ब्रह्म रस रूप ही है। रस की परिभाषा किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर तथा किसी नाटक को देखकर जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसी का नाम रस है। याद रखिए, रस के अंग 4 हैं, याद रखिए। और ये भरत मुनि ने जो सूत्र दिया है इसको याद कर लीजिए विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, कि विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव अपने अनुकूल कहते हैं जब स्थायी भाव के साथ में, जब स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव के साथ में संयुक्त होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, संकेत बिंदुओं पर बात करते हैं जल्दी से। संकेत बिंदुओं पर याद रखिए, रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत हैं, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस की विस्तार से चर्चा की है। याद रखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की। याद रखिए, भरत मुनि का समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। भरत मुनि ने सर्वप्रथम 8 रसों की चर्चा की थी। याद रखिए, 8 रसों की चर्चा की थी। एक बार देख लीजिए 8 रस कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस। सबसे पहले इन 8 रसों की याद रखिए। उसके बाद 9वें रस के रूप में शांत रस, 10वें रस के रूप में वात्सल रस और 11वें रस के रूप में भक्ति रस। याद रखिए।
भरत मुनि ने सर्वप्रथम 8 रसों की चर्चा की थी। 9वें रस के रूप में उद्भट ने शांत रस को स्वीकार किया था। याद रखिए, 9वें रस के रूप में शांत रस को। वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में पंडित विश्वनाथ ने स्वीकार किया। भक्ति रस को 11वें रस के रूप में भानुदत्त ने स्वीकार किया। याद रखिए, वर्तमान में विद्वानों के द्वारा 11 रसों की चर्चा की जाती है, समग्र संपूर्ण 11 रस को। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। आगे, वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, रस के 4 अंग माने गए हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व स्थायी भाव। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन व उद्दीपन। याद रखिए, विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन व उद्दीपन। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, आश्रय आलंबन व विषय आलंबन। जिसके मन में रस की उत्पत्ति हुई वह आश्रय आलंबन और जिसे देखकर हुई वह विषय आलंबन। याद रखिए, याद रखिए। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं। अनुभाव 4 प्रकार के, कौन कौन से अनुभाव विद्यार्थियों? वाचिक, कायिक, आहार, सात्विक। याद रखिए, वाचिक, कायिक, आहार्य व सात्विक। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के माने गए हैं। याद रखिए, व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम संचारी भाव है। याद रखिए, संचारी भावों की संख्या 33 है, 33। स्थायी भावों की संख्या 8 रसों के अनुसार 8, 9 रसों के अनुसार 9, 11 रसों के अनुसार 11। तो याद रखिए, इसमें क्या आपको विकल्प में पूछा जा रहा है। यदि 11 विकल्प है और कोई नहीं है तो 11 पर ही टिक करना है। यदि 9 है और 8, 11 कोई नहीं है तो 9 पर। याद रखिए, इसमें विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यह सूत्र भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से लिया गया है। याद रखिए, इस सूत्र को पूरा करवाया जा सकता है, पूरा करवाया जा सकता है। आधा आ जाएगा आपको क्वेश्चन में और आधा विकल्प में होगा कि इसकी सही विकल्प छांटिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अंत में विद्यार्थियों रसों के महत्वपूर्ण उदाहरण। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भौन में करत है नैननी सो बात। बिहारी सत्सई से दोहा है यह। श्रृंगार रस का उदाहरण, घोट मोट सिर भूकोल सा पेट, चाल में भूचाल मुख किचन का हो पेट। हास्य रस का उदाहरण है, सेनानी करो प्रयाण अभय। वीर रस का उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भक्ति रस का उदाहरण है, गर्भ के अर्भक काटन को पटुधार कुठाल कराल है। वीर रस का उदाहरण है, एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय। भयानक रस का उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। रौद्र रस का उदाहरण है, जो भूरी भाग्य भरी विदित थी अनुपमे सुहाग्नि। करुण रस का उदाहरण है, लाला जी तुम किस चक्की का आटा खाते हो। हास्य रस का उदाहरण है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। वीर रस का उदाहरण है, लहू लहू जमने से लोहित, सावन की नीलम घासें। याद रखिए, बीभत्स रस का उदाहरण है, यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे। वात्सल रस का उदाहरण है, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भय राम राम। शांत रस का उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकात। अद्भुत रस का उदाहरण है। तो इन सभी पूछा जा सकता है, एक प्रश्न अवश्य आएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में यह रस प्रयोग हुआ है। तो बड़ी सावधानी से समझ करके, पढ़ करके, उसका भाव समझ करके आप उत्तर दीजिए विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से चारों प्रकरणों के महत्वपूर्ण संकेत बिंदुओं पर हमने वार्ता की। निश्चित रूप से ये संकेत बिंदु आपकी सफलता में सहायक होंगे, आपकी हेल्प करेंगे। विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत है तो 98872612
591 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको परीक्षा हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार विद्यार्थियों।